Welcome all the law student at the Juris Crack YouTube channel। आप सभी जुरिस क्रैक के YouTube चैनल पे आप सभी का वार्म वेलकम है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सीरीज में ऑरिजिन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अप्रोचेस। हिस्टोरिकल अप्रोचेस को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये देख पाए कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने या हमारी पूरी सोसाइटी एज ए होल उस समय की कितने एफर्ट्स के बाद, कितने सेक्रीफाइस के बाद जो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी कर रहे हैं इसको इवॉल्व कर पाए, इसे अपने सॉवरेन एज ए सॉवरेन नेशन हमने इसे डेवलप किया, इसे इस्टेब्लिश किया। तो हिस्टोरिकल अप्रोच का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हमें ये समझना कितने एफर्ट हमारे सोसाइटी ने लगाया है, सोसाइटी एज ए होल, हमारे फाउंडिंग फादर ने कितने सेक्रीफाइस दिए। तब हम क्या कर पाएंगे, हम इसके एप्रिसिएशन को समझ पाएंगे, हम पूरे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रिशिएट कर पाएंगे। तब हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से कॉपी या डुप्लीकेट होके आया है। व्हेन वी सी दिस थिंग, ऑल दिस थिंग इन 20 स्टेप कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डेवलप इट विद इन अ 2 ईयर और 3 ईयर, ये प्रोसेस लमसम 150 साल चला, तब जाके आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना 18 फ्रॉम 1895 टू 1950। तो नेक्स्ट, सबसे पहले आज हम टोटल और 20 स्टेप्स को हम समझ लेते हैं। उस 20 स्टेप में सबसे पहला जो स्टेप है वो स्वराज बिल के रूप में हमें देखने को मिलता है 1895 में। 1895 का ये सबसे पहला बिल होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल स्टाइल में लिखा होता है। इसके बाद ब्रिटिश एम्पायर, आप सभी जानते हैं कि उस समय हम ब्रिटिश एम्पायर के वन ऑफ द डोमिनियंस में थे, उनके कंट्रोल में थे, तो वो हमें रेगुलेट करने के लिए एक्ट्स बनाते रहते थे। उसी में एक एक्ट्स में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 उन्हें लाया था, जिसे मॉडलिमेंटरी रिफॉर्म भी कहा जाता है, जो हम आगे देखेंगे। साथ ही में साथ लखनऊ पैक्ट जो होता है, उसका क्या रोल होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, हमें कॉन्स्टिट्यूशन पे इसके इफेक्ट देखने हैं। हिस्टोरिकल अप्रोच जो हमारे आज पूरा होने वाला है वो ये समझने के लिए कि जो पैक्ट्स हो रहे थे और जो बड़े बड़े माइलस्टोन इवेंट्स हमारे हिस्ट्री में या फ्रीडम मूवमेंट के दौरान हो रहे थे, उसका असर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे किस तरह से पड़ रहा था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने, उसने फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया, क्योंकि तब उन्हीं का पार्लियामेंट हुआ करता था, सारे एक्ट्स उन्हीं के लोग ड्राफ्ट किया करते थे, पार्लियामेंट उन्हीं के पार्लियामेंट वेस्टमिनिस्टर लंदन पेश किया जाता था, अप्रूव किया जाता था। उसके बाद एक नेशनल कन्वेंशन होता है 1925 में, इसका क्या रोल है, इसका क्या इफेक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, देखना है। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट 1928 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हम जब समझेंगे तो ये समझेंगे कि एक, हमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए उन्हें लगता था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख पाएंगे, इसलिए एक चैलेंज के रूप में दिया गया था, जिससे हमारे मोतीलाल नेहरू जो कि फादर थे जवाहरलाल नेहरू के, उन्होंने एक्सेप्ट किया, एक पूरी टीम बना के पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बनी। उसके बाद आता है एरविन डिक्लेरेशन 1929। उसके सबसे मेजर जो इवेंट था वो पूर्ण स्वराज था, जिसका असर आज भी दिखता है। 26 जनवरी 1950 को हमने अडॉप्ट किया। ये 26 जनवरी यहीं से आता है, 20 ईयर्स के बाद हमें फ्रीडम मिलता है। टोटल इंडिपेंडेंस का मूवमेंट ही शुरू होता था 1930 में। कराची रेजोल्यूशन में कुछ डिसीजन लिए गए, उसका क्या इफेक्ट रहा वो भी हमें पढ़ना होगा। पूना पैक्ट को हम SC ST के रूप में देखते हैं कि उनके उसके साथ जो SC ST जो पॉलिसीज हैं, गांधी जी और अम्बेडकर जी का जो साइनिंग एग्रीमेंट हुआ यरवदा जेल में, तो उस पर क्या असर पड़ा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के उस पार्ट को हमें समझने में मदद करेगा। उसके बाद इन सारे जो एक्टिविटीज हो रहे थे पिछले 1895 से लेके 1930 तक, इनका असर गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन भी तो पड़ रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, ब्रिटिश एम्पायर में तो पड़ रहा था। उसने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया, जिसका आज भी हमारा जो आज का प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर जो बल्क कंटेंट हमने लिया है, इसी से लिया है। बहुत सारी चीज़ें जिसे हम देखेंगे भी। और क्यों लिया, क्योंकि इसमें भी लमसम 294 आर्टिकल प्लस आर्टिकल थे। MN रॉय के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई। MN रॉय, महेंद्र नाथ रॉय ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में बताया था, ये ऐसे थे 1934 में। तो इनके द्वारा क्या आइडिया लाया गया, ये एक पर्सनल आइडिया था, और उस आइडिया को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे शामिल किया गया, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्बेडकर रिपोर्ट 1944-95 फिर से लाइट डालता है हमारे डेप्रेस क्लास पे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, या जो ऐसे लोग हैं जो कि
जिसे कहा जाता है लाइन में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति, उनके लिए ये पूरा था। तो अब चाहे एम एन रॉय की बात करें, अम्बेडकर रिपोर्ट की बात करें या सप्रो रिपोर्ट की बात करें, ये इंडिविजुअल आइडिया थी, लेकिन अगर इसमें कुछ भी बेहतर दिखा तो उसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से आउटलाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बी एन राव 1946, बी एन राव हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा जो डिज़ाइन है, इसके लिए बी एन राव हमेशा घूमते रहते थे, पूरी दुनिया भर का कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने देखा था, इन्होंने पूरे एक आउटलाइन बनाया। तो ये जो पर्सनल जो हमारे एडवाइस थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन चाहे एम एन रॉय, उनका एक पूरा अलग आइडियोलॉजी था कांग्रेस से हटके। अंबेडकर वो कांग्रेस के साथ नहीं थे, सप्रू रिपोर्ट में आप देखिएगा उनका भी आइडियोलॉजी कांग्रेस। तो ये कह सकते हैं कि बस कांग्रेस का ही नहीं, जो भी व्यक्ति जो भी सजेशन दे रहा था, अगर उसकी सजेशन हमारे आइडियोलॉजी एक कंट्री को गवर्नेंस के हिसाब से अच्छी लग रही थी, उनकी बातों को शामिल किया जा रहा था। उसी प्रकार से जब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, लेबर पार्टी फिर से जब सत्ता में आई ब्रिटेन में, तो कैबिनेट मिशन प्लान जब ये डिक्लेयर हो गया कि इंडिया को आज़ादी देना है, तो उसने कैबिनेट मिशन प्लान 1946 भी बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद इलेक्शंस होते हैं, पहली बार इनडायरेक्ट ही इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुना जाती है। वहाँ के बाद जो फंडामेंटल नोट्स, राइट्स पे नोट्स होता है, ये एक स्टेप है। सबसे लास्ट स्टेप टुवार्ड्स इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो कि ब्रिटिश एम्पायर ने उठाया था, वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था। ये इस एक्ट के बाद हम इंडिपेंडेंट हो गए। हमने हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट में कुछ बातें थी, जैसे कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख के ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखना था, जो हमने नहीं रखा बाय द यूज ऑफ आर्टिकल 395। इसी प्रकार फिर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया आम लोगों के लिए, उसमें सजेशन देने के बाद आज की डेट में जो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं वो आता है। तो अब एक एक वीडियो में हम ये सारा कुछ जानेंगे कि 4 से 5 वीडियो आएंगे इस सीरीज में, क्योंकि एक ही सीरीज में बता पाना, एक क्लास में लेक्चर में बता पाना पूरे के पूरे 100-150 सालों की हिस्ट्री को पॉसिबल नहीं है। इस पूरे हिस्टोरिकल ऑरिजिन को समझने का हमारा बस 2 ही मकसद होगा। एक, क्या एफर्ट हमारे फाउंडिंग फादर ने लगाया, क्या सेक्रीफाइस दिया, और उनके सेक्रीफाइस का और उनके एफर्ट्स का कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या इफेक्ट हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व कर रहा था। साथ में साथ इवोल्यूशन के साथ ये भी देखना है कि लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का हर पार्ट यूएसएसआर, किसी से आयरलैंड, किसी से डेनमार्क से लिया गया है, तो ये कितना गलत बात है। क्योंकि 150 ईयर्स इवोल्यूशन पीरियड अगर किसी चीज़ का हो तो वो हमेशा ऑथेंटिक होगी। तो थैंक यू। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि इसके आगे कैसे कैसे स्वराज बिल से हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू।